वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 बार मुंतखब हो गए हैं। कल उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुसल्लह अफवाज की जानिब से फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जो कि सारी रवायत का हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के साथ ही अपोजिशन को मफाहमत की दावत दी, मिसाक़ मईशत की दावत दी। इसके साथ साथ कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ी इनिशियली तो बहुत अच्छी तकरीर थी, मैंने पूरी तकरीर बिलावल साहब की सुनी और बहुत एक काम वे के अंदर बिलावल अपनी तकरीर को लेकर चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो बार बार इंटरफेरेंस थी, खासतौर पे जमशेद दस्ती की और दीगर जो अपोजिशन के लोग थे, वो बार बार स्पीकर के मना करने के बावजूद भी हो रही थी, तो फिर उसके बाद ही हैड टू से व्हाट ही डिडंट वांट टू। ही सेड हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एंड ओबियसली वो फिर सख्त रिमार्क्स थे, जिसके बाद बिलावल साहब को पहले गुस्सा आया, फिर अपोजिशन को तो गुस्सा नहीं था, फिर वो एक मछली मंडी का सा समा हो गया और फिर उसके बाद आपको मालूम ही है कि सिलसिला कैसे चलता है। बाद भी कुछ तकरीरें हुई लेकिन माहौल बहरहाल ख़राब हो गया। लेकिन द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब स्पीकर ने उन अल्फाज को एक्सपंज करने की बात की तो बिलावल ने कहा कि मैं खुद समझता हूँ कि मुझसे ये मैंने गलत कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसको एक्सपंज करते हैं। तो एक अच्छी रिवायत बहरहाल उन्होंने कल कायम की। लेकिन जाहिर बात है उसके बाद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी क्या होगी, क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन, इस पर बात हो पाएगी। फिर जो मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान हैं, सरदार अख्तर मेंगल हैं, इनके जो बयानात हैं, कल उन्होंने भी बड़ी तनकीद की। अख्तर मेंगल साहब ने भी जो स्पीच की, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस की बात की। इससे पहले जान अचकज़ई साहब ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस की बात की थी। तो ये सारा मामला किस जानिब जाएगा? क्या ये सूरत हाल स्टेबल हो जाएगी? हम सियासी तौर पर बेहतर फैसले कर पाएंगे, मेच्योर एक्ट कर पाएंगे, या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? इसी पर हमने बात करी। मसला ज़ैगम खान साहब हैं, आप इनको जानते ही, डजन इंट्रोडक्शन, और इनका तजिया तो वैसे ही हमें तो बहुत ही पसंद है, मशहूर भी बहुत होता है, तो उनसे हम बात करते हैं। ज़ैगम साहब, आपको सुबह खैर। सबसे पहले अपना अहवाल बताइए, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब, बन साहब, आप कैसे हैं? सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। सिचुएशन आपके सामने ही है मेरे ख्याल में, सवाल तो क्या, बस डिस्कशन हो सकती है इस पर, तो बातचीत हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ख्यालात बताइए। कल ओथ टेकिंग हुई और उसके बाद कुछ स्पीचेस हुई, उससे पहले भी इनफैक्ट एक बड़ी कलीदी स्पीच उमर अयूब साहब की तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की आई बिलीव हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाली बकौल उनके ज़्यादतियों का तज़किरा किया था। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जिस तरह का रवैया या जिस तरह का कंटेंट खास तौर पे आप अपोजिशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की तरफ से आता देखते हैं, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि कुछ अच्छी पार्लिमानी रिवायात कायम हो पाएंगी, ये जुडिशल, ये अपना जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये हो पाएंगी, जुडिशल रिफॉर्म्स हो पाएंगी? आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं आगे? जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है जमहूरियत में एक बहुत अहम मौका होता है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में जहाँ इतने अरसे गैर जमहूरी हुकूमतें रहीं, वहाँ एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर एक खुशी का मौका होना चाहिए। इस वक्त पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से इलेक्शन हुए और जिस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा मसले हल होंगे या पाकिस्तान में उस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जिसकी हमें जरूरत है, ताकि उसके बाद हमारे यहाँ माशी स्टेबिलिटी भी आए। तो कल जो असेंबली में हुआ वो इसी बात का वाज़ेह इजहार था कि इलेक्शन के जो झगड़े थे वो अभी तक चल रहे हैं, इलेक्शन पर जो सवालात हैं वो मौजूद हैं। एक बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त वोटों के एतबार से और डायरेक्ट सीट्स के एतबार से, उसने इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस असेंबली को बड़ी हद तक अपने सिवा बाकी लोगों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जो हुकूमत बनी है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, और जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि उसको वो मुसलसल डिसरप्ट करेंगे, जिस हद तक हो सकेगा उसको वो चलने नहीं देंगे। तो ये तो है ओवरऑल एनवायरनमेंट। अब इसमें आप बहुत ज्यादा उम्मीद की बात तो नहीं कर सकते। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत बनी है बुनियादी तौर पर ये 2 पार्टियों की हुकूमत है। तो अगरचे जो अलायंस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 पार्टियां हैं जिनका आपस में काम करने का काफी तजर्बा हो गया है, जब से इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उसके बाद इन्होंने इत्तेहाद भी बनाए हैं, इन्होंने हुकूमत भी मिलकर की है, इन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं, लेकिन मतलब ये है कि अपोजिशन के अलायंस भी बनाए हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी बनाए हैं। तो इनका मिलकर इनसे ये तवक्को की जा सकती है कि अब ये मुश्किल फैसले करेंगे, और जो इस वक्त पाकिस्तान को जिन पॉलिसीज की जरूरत है उसमें इस बात से घबराए बगैर
कि अपोजिशन उनके साथ क्या सलूक करती है। एक बहुत तकड़ी अपोजिशन उनके सामने होगी, हम यही उम्मीद इस वक्त कर सकते हैं। ठीक है और वो तगड़ी ऑपोजिशन बज़ाहिर अपना जो एक ट्रेलर है वो दे भी रही है लेकिन बात यहाँ पे जाहिर बात ये है कि क्या इसी एजिटेशनल पॉलिटिक्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जिस पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे जो बहुत पीछे रह गया है बाकी सभी ममालिक से, खास तौर पर क्या हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मईशत की जाने बातें आगे, हमें मालूम है कि हमने IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो हमारा बेल आउट पैकेज है उसकी जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कल जो मुआशी टीम रिवील समाओ की शहबाज साहब ने, उसमें डार साहब गैर हाजिर थे। आप इसको क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, डार साहब के पर बहुत सा एतराज आ रहा है, बहुत से सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन सब इकोनॉमिस्ट ने उनकी जो उनकी कारकर्दगी थी पिछली हुकूमत के दरमियान में, जो तकरीबन 10 महीने वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उस दरमियान में जिस तरीके से उन्होंने IMF से डील किया और उस IMF से जिस तरीके से उन्होंने सींग अड़ाए, उसकी पाकिस्तान की मईशत पर जो असरात पड़े वो बहुत ही नुकसानदेह थे। यानी तवक्को ये की जा रही थी कि PDM की हुकूमत पिछली बार बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, वो गलतियां जो PTI कर रही थी वो नहीं करेगी, बेहतर मैनेजर साबित होगी, लेकिन लार्जली इसाक डार साहब की वजह से PDM की जो पिछली हुकूमत है वो मईशत को नहीं संभाल सकी। और आखिर में ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने बराह रास्त कंट्रोल लेकर IMF के साथ बराह रास्त डील करके एक नया जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, यानी पिछला जो चल रहा था वो खत्म हो गया, उसकी जो आखिरी जो किस्त थी वो नहीं हो सकी, आखिरी रिव्यू नहीं हो सका। तो एक आर्जी मुद्दत का शहबाज शरीफ साहब ने किया था, तो उन पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी, हर तरफ से सवालात हैं और ये कहा जा रहा है उनको ना बनाए। मेरा ख्याल है और यही ऐसा किया है। ज़ैन साहब, जरा आपकी इजाजत से मेरे साथ बैरिस्टर सैफ भी हैं, तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं, उनसे जरा बात करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक बड़ा अहम मौजू जो इससे पहले खुसूसी नशस्तों का रहा कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई के अंदर भी, जो मजमूई तौर पर 77 ऐसी नशस्तें हैं जिससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ का एक न्यू अम्ब्रेला है, इत्तेहाद है, उनको नहीं मिल सकी हैं कल इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुताबिक। तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं और दूसरा तहरीक इंसाफ की फर्दर स्ट्रैटेजी पे भी बात कर लेते हैं। कल कुछ KP हुकूमत की तरफ से कुछ फंड्स की डिमांड के हवाले से भी एक बड़ा नंबर सामने आया, उस पर भी। वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, ये बड़ा सेटबैक है आपके लिए। ऑब्वियसली एक नंबर स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपका वैसे ऑलरेडी नंबर बहुत अच्छा है, KP में भी अच्छा है, पंजाब में भी बुरा नहीं है और मरकज में भी अच्छा है, लेकिन जाहिर बात है एक स्ट्रेंथ होती है जिससे अब आप महरूम रहेंगे एज पर इलेक्शन कमीशन डिसीजन। आपकी पॉलिटिक्स अब किधर जाएगी इसके बाद, क्या सोच रहे हैं आप नंबर गेम को लेकर? देखें, बुनियादी तौर पर तो सियासत में कामयाबी या नाकामी का दारोमदार अवाम में मकबूलियत और अवामी हिमायत पर होता है, और हम समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और इलेक्शन में जो रिजल्ट आए वो आपने देखे, वो इस बात का सबूत है जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है और इलेक्शन कमीशन के कल वाले फैसले का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई अनहोनी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि माजी में यानी माजी करीब में जो इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के बाद जिस तरह का तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड किस्म का फैसला था। हम इसकी तवक्को कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से ऐसा ही फैसला आएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो निशान नहीं दिया गया, वो भी इलेक्शन कमीशन ही की तरफ से इनिशिएट किया गया था। एकदम निशान ना मिलने की वजह से यकीनन हमें इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद जिस तरह से फॉर्म 45 इशू हुए, और जो इलेक्शन कमीशन का अपना कानून है कि उन्होंने एक मुख्तसर मुद्दत के बाद फॉर्म 45 को अपलोड करना है, आज की डेट तक वो अपलोड नहीं हुए। ये तमाम वायलेशंस इसी तरह से इशारा करती हैं कि बाय डिजाइन तहरीक इंसाफ को कमजोर करना या तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालना है। तो अब ये तो हो गया फैसला हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेड है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन इलेक्शन कवानीन का जो सेक्शन 104 है और रूल 94 है, ये उसकी तशरीह करते हुए ये फैसला किया था, और हम ये समझते हैं कि गलत तशरीह की गई है। और इसको अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अदालत में चैलेंज करें। इंशाल्लाह
अदालत में हम इसको अनकरीब चैलेंज कर लेंगे। ठीक है, और उम्मीद है सुप्रीम कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे आप? ठीक है, ठीक है, कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइए इसके साथ साथ हुकूमती मोड में किस हद तक अभी तक आप आए हैं? क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है आपका वो जो एक स्ट्रगलिंग या कैंपेनिंग मोड है वो चल रहा है। क्योंकि कल भी मैंने आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जब उनसे मरियम नवाज के हवाले से सवाल किया गया तो वंस अगेन यूज द टर्म चोर और चोरी के मोजिद और करप्शन के मोजिद और इस तरह की बातें। अब तो आपने बहरहाल एक वर्किंग रिलेशनशिप आपका बनना है, आपने काम करना है बाकी सूबों के साथ मिलकर। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पंजाब की बहुत चीजों में, पंजाब की एज मैं प्रोविंस बात कर रहा हूं, सपोर्ट हासिल होती है खैबर पख्तूनख्वा को या छोटे सूबों को। जाहिर बात है बड़ा सूबा है, उसके वसाइल बड़े हैं, तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। क्या अभी तक आप इस मोड से निकलने के लिए आपके जो मुंतखब लोग हैं तैयार हैं या नहीं? एक जिसे कहते हैं ना, डिनाइल के अंदर ही आप कहते हैं कि हम रहें ताकि हमारा वोटर सेटिस्फाइड रहे कि हम नहीं मान रहे हैं इनको? देखिए जी, हम एक अमली हालात को और जो जेन्युइन सिचुएशन है, जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान में, उनको देखते हुए सियासत कर रहे हैं। और अवाम ने चूंकि हम पर एतमाद किया है, इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि हम हर लिहाज से अवाम के एतमाद पर पूरा भी उतरे और उनके जो मसाइल हमारे जिम्मे हैं हल करना, उनको हम बेहतर तरीके से हल कर सकें। पंजाब की अफादियत और अहमियत से कोई इनकार नहीं है। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमारी यकीनन पंजाब की बहुत एक लंबी सरहद है जो मिलती है। हम डिपेंडेंट हैं पंजाब पर। लेकिन बात यह है कि सियासत करना, हुकूमत में रहना, हुकूमत चलाना और अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज करना, ये मेरे ख्याल में दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम यकीनन तावन भी करेंगे, मुफाहमत भी करेंगे और जहां तक हो सका हम एक अच्छे अंदाज में वर्किंग रिलेशनशिप के साथ काम करेंगे। लेकिन बात हमारे बुनियादी उसूल हैं जो हमारी नजरियाती मैं मेरे पास वक्त हमें सिर्फ आखिरी एक मिनट में, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर जब बनी हैं तो इवन मुराद अली शाह साहब भी, खास तौर पे मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ क्योंकि आपके इंस्टेंट राइवल वो हैं, इलेक्टोरल राइवल, तो इसलिए मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने रमजान बाजारों का भी ऐलान किया है, कुछ बड़े अहम दौरे भी उन्होंने किए हैं तरक्याती मनसूबों के ऊपर। आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ ऐसा नजर नहीं आया, हो सकता है आप आई माइट हैव स्किप्ड, कुछ ऐसा शुरू हुआ है आप लोगों ने? खास तौर पे मेरा फोकस रमजान होगा, आगे रमजान आ रहा है, महंगाई बहुत है, कुछ मकामी हुकूमत करी है, सूबाई हुकूमत? जी बिल्कुल किया है। हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया है 10,000 रुपए पर फैमिली दिए जाएंगे रमजान में पैकेज। गरीब जो मुस्तहिक लोग हैं जिनकी बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है उनको। उसके अलावा हमने सेहत कार्ड बहाल कर दिया है जो 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फ्री में देगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही इनकलाबी इकदाम हैं और दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जैसी हुकूमत संभाली गई है तो उसके बाद, अभी तो खैर काबीना नहीं बनी, लेकिन काबीना के बनने से पहले ही ये इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब में तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 10 किलो आटा देने की का वादा किया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि हम वी आर फार अहेड ऑफ देम और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत अवामी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वैसे सब हम ये चाहते हैं, इस पे ऐसा मुकाबला हो तो बहुत ही अच्छा है कि कौन बेहतर सर्व कर रहा है। दैट्स वेरी। ज़ैनुल खान साहब, आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना, एक तो डिसअपॉइंटमेंट है ये जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी ख्यालात, दरख्वास्तें सामने आई कि जी ये सीटें जो हैं बाकी जमातों को दे दी जाएँ, जिस पर कुछ लोगों ने बड़ा एतराज़ भी किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। आप तहरीक इंसाफ के ओवरऑल इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? वर्किंग रिलेशनशिप का भी मैंने पूछा कि क्या आगे चल के, जारी बात है एक वर्किंग रिलेशनशिप होना है, खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाती है तो तमाम सूबे मिलकर चलते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे इस मौक़िफ़ पे? चले पहले हम वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं।